अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा अगर मुश्किल काम है, वो है इंसाफ़ लेना और इंसाफ़ देना। अब अगर किसी को पाकिस्तान में इंसाफ़ चाहिए होता है, वो पाकिस्तान में जितने भी दरवाज़े हैं, वो खटखटाता है, कोशिश करता है कि उसको इंसाफ़ मिले। अगर कहीं से मिल गया तो ठीक है, जो कि मैंने शुरू में ही कहा कि सबसे मुश्किल काम है, लेकिन फिर एक आखिरी दरवाज़ा ऐसा है, जिसको कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। ये एक ऐसा इदारा है जहाँ पर चंद लोग ऐसे स्पेसिफिक खास लोग होते हैं जो कि पूरे पाकिस्तान के जितने भी मसाइल हैं, जहाँ पर जिसको भी हो, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, अगर इंसाफ ना मिल रहा हो, ये वाहिद इदारा है जहाँ पर इनको इंसाफ मिलता है। उन्हीं नामों में से एक नाम है जो आज हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। उनका आपको नाम बताने से पहले उनके बारे में ज़रा मैं मज़ीद बताऊँ कि वो एक मुसन्निफ़ भी हैं। यूट्यूब, सोशल मीडिया पे भी बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं और लोग इनको सुनना पसंद भी करते हैं। और जुडिशियल एक्टिविज़्म पैनल के जो चेयरमैन भी हैं ये, और पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बड़े वकीलों में से इनका नाम है। हमारे साथ आज मौजूद हैं जनाब अज़हर सदीक़ साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया जी। वैसे नाम के साथ मैंने मोहम्मद ज़रूर ऐड कर दिया हुआ है। माशाल्लाह। मोहम्मद तो उसके बगैर गुज़ारा नहीं है। गुज़ारा नहीं है। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक। और जब से मैं एक आम आदमी के लिए बताता चलूँ, जी, किसी बुज़ुर्ग ने कहा मुझे कि मोहम्मद तुम लिखा करो। माशाल्लाह। जिस दिन से मैंने मोहम्मद साद लिखा, फिर अज़हर सिद्दीक पकड़ा नहीं गया। और कमाल की बात बता दूँ आपको, मेरी जो लॉ फ़र्म है, मेरी जो फ़र्म है, उसका नाम भी मोहम्मद एंड अहमद है। गुड। और बड़े लोगों को इस पे एतराज़ रहा। मोहम्मद मोहम्मद अज़हर सिद्दीक़ दो मेरे पार्टनर हैं, साथ एक और, वैसे तो एक और पार्टनर भी हैं। अच्छा। अहमद इमरान गाज़ी है, दूसरा अशद अज़हर हैं। तो वो नाम जो है ना, इस नाम की बरकत से बहुत कुछ मिला है। बहुत कुछ मिला है सर। ये नाम ना हो तो आपने जैसे ज़िक्र किया ना, तो कुछ भी नहीं है। ये हकीकत है। ये इस और इस नाम की वजह से, कि नाम इज़ाफ़े की वजह से लोगों, यानी जो जो ताकतवर लोग हैं, वो खौफ रहता है, सियासतदानों को रहता है खौफ। जी, और जहाँ बहुत से माफियाज को खौफ रहता है, हाँ, नाम ही काफी है जैसे नाम ही होता है ना। काफ़ी है। तो उसकी बुनियादी वजह जो है एक ये है। और एक चलिए बात छिड़ गई है, दूसरी वजह मेरी वालदा साहब यहाँ ये तस्वीर माशाल्लाह, सामने लगी हुई है। माशाल्लाह। इन्होंने बड़ी हिम्मत और हौसला दिया। जी, और पीछे वो हैं जो पढ़ी लिखी नहीं है, हाँ, लेकिन शौक था पढ़ाने का। लेकिन औलाद को पढ़ा-लिखा बनाना। बहुत बड़ी मैं पढ़ा हूँ, मेरे बाद छोटा भाई है, जी, वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है। माशाल्लाह। उसके बाद जो छोटा भाई है वो अपना आर्किटेक्चर वाली साइड पे चला गया। जी, उससे जो छोटा है वो ज़रा लाडला था, अच्छा, वो पढ़ाई में उस तरह नहीं गया, लेकिन माशाल्लाह वो भी ठीक कर रहा है। तो ये आम बंदे के हवाले से ना, जो बाद में पूछनी है, मैंने कहा ये हाँ, शुरू में बता दीजिए लोगों को। हाँ, और याद रखना है 2 चीज़ें आपने हमेशा। जी, मैं इस प्रोफ़ेशन में आने, लोग घबराते हैं, घबराना नहीं। मैं बाय चॉइस इस प्रोफ़ेशन में आया हूँ। अच्छा, वेरी गुड। ये मैं बता दूँ, मैं बाय चॉइस आया हूँ। क्यों आया वो मैं वजह बता दूँगा आपको साथ ही। लेकिन 2 कुलिये याद रख लीजिएगा ज़िंदगी में आगे बढ़ने के। आम आदमी के लिए बता रहा हूँ, वकील जो बनना चाहते हैं। जी, लेकिन रिज़्क रब ने देना है। बेशक। इन्नल्लाह यबसुतु रिज़्क़ लिमन, वो जिसे चाहता है या मैं जिसे चाहता हूँ बेहिसाब देता जी, हूँ। और व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिक। इन 2 चीज़ों के पीछे पागल हो जाते हैं हम, भाग-भाग के, भाग-भाग के। और जब फ़िक्र मात छोड़ी और शुरू में टीवी चैनल्स के पीछे मैं भागा करता था, ये अच्छी कब की बात है। बात है सर? ये मैं शुरू में 90s की बात करता हूँ मैं। 2000 से पहले, या दो आप कह दें कि 2005 से पहले, 2005 से पहले मैं भागा करता था। मैंने प्रेस रिलीज़ बनानी, चैनलों के दफ्तर जाना। हाँ, फिर जब समझ आ गई, यार तू कौन है? तू हाँ, अपना काम कर। तेरे रब ने तुझे देख के देखना है। बिल्कुल। और ये ज़िंदगी का कामयाबी का राज़ मैं बता दूँ। और यही एक वो वजह थी जी, कि मैं इमरान खान के करीब हुआ। गुड। इमरान खान भी इन 2 चीज़ों का बड़ा कायल है। एक तीसरी चीज़ और साथ जुड़ी हुई, जी, जिसे डर और खौफ नहीं है। हाँ, और वो क्या है? जो रात कब्र में है, वो बाहर नहीं। बाहर नहीं, और जो बाहर है, वो कब्र में नहीं। कब्र जो में गोली नहीं। मेरे लिए बनी है, वो मेरे लिए बनी है। जी, जग यानी देखें ना, दुनिया कायनात में आने और जाने का मेरे रब को पता है। बिल्कुल। जगह मुकर्रर है,
वक्त मुकर्रर है, लम्हे मुकर्रर हैं, जी। तो फिर इंसान क्या है? क्या चीज़ है? कुछ भी नहीं। तसव्वुफ से शौक हुआ साथ ही, अच्छा। तो और वो बड़ा ज़बरदस्त है। अपनी नफ़ी करनी है आपने। हमें हमारे एक बुज़ुर्ग हमें बड़ी ज़बरदस्त बात कहते थे, बकरी करे मैं, मैं। गर्दन छुरी फिराए। हाँ। मैं ना करे, मैं ना, सबके दिल को। वाह! क्या तो बात! ये मैंने कहा आपने सियासी बातें और कानूनी बातें पहले करनी है। मैंने कहा नहीं, लाइटर माहौल में जब आदमी है, और ये होता है कि प्रोग्राम के आखिरी हिस्सा का अक्सर लोग जो है दिलचस्पी से देखते तो हैं, लेकिन शुरू से ये दिलचस्पी जरा जरूरी पैदा है कि अजहर सिद्दीक बनना कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी छोटी सी बात है। वालिदैन की खिदमत, रब के दीन पे चलना, कंप्रोमाइज नहीं, हर वक्त दुआ मांगना कि रब ईमान पे रखी, और मैदान में फिर खड़े हो जाए, जी। हिलना नहीं। और माँ कहती नसीब पैरां दी मिट्टी नहीं छड़नी, तो वो नहीं छोड़ी मैंने आज तक। कोई ये नहीं कह सकता कि अगर बिक गया, झुक गया, डर गया, बैठ गया। जी। ये नहीं हो सकता। सर, आपने बड़ी खूबसूरत बात की कि प्रोग्राम का जो आपने आगाज़ अपनी वालिदा की तस्वीर लगाई है, मैं समझता हूँ कि किसी भी इंसान की ना ज़िंदगी का जो कामयाबी का राज़ है, वो वालिदैन की सर खिदमत है, उनकी इज़्ज़त है और उनकी इसमें कोई शक कुर्बानियों नहीं, को याद रखना है। इसमें कोई शक नहीं। जरा हाँ, गौर करें, पहले 9 माह पेट में पालती है बिल्कुल। माँ, किस तरीके से, हाँ, फिर जब इस दुनिया में आते हैं, किस तवज्जो से, जी। यानी सारी सारी रात सोती नहीं। नहीं। बाप साथ बैठा होता है, इंतजार कर रहा होता है बेटा कब है, शरारतें चालाकियां बर्दाश्त करती हैं, हाँ, फिर हाथ से पकड़ के स्कूल छोड़ के आते हैं। और हम इतने कम ज़र्फ़ हैं, हैसियत इंसान, कि हम उनके इन एहसानों को भूल जाते हैं। जी। कि अज़हर सिद्दीक यहाँ अगर है आज, तो ये वालिदैन की वजह से। बुजुर्गों की दुआएं 100% से कोई शक नहीं, उसके बगैर भी मैं कुछ नहीं हूँ। लेकिन बुनियादी तौर पर एक आम आदमी को समझना जरूरी है कि अगर आगे, और दूसरी जो बात है जिसने बड़ा मुझे नवाजा, वो मैंने उस्ताद साहब की इज्जत में हाथ से जाने दी। वेरी नाइस। वो जरूरी है। मेरा आज भी मैट्रिक का टीचर मिल जाए तो मैं पाँव में बैठ पाँव जाऊँ, में पा मैं बिल्कुल। जितना मर्जी बड़ा वकील हूँ। आज तालीम उनकी तालीम की वजह से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। और अगर मैं भी आवारा हो जाता, मैं भी बैठ के, मेरे अपने ख़ानदान में ज़्यादातर लोग कारोबारी लोग हैं या मुलाजमत करते हैं, तो मैं भी उनमें पड़ जाता, तो फिर मैं भी एक किसी कोने में किसी बैंक का मैनेजर होता, या चले जनरल मैनेजर, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रिटायर हो जाता। या फ़र्ज़ करें किसी महकमे में जाके मैं एमडी रिटायर हो जाता, तो क्या होना था? दुनिया तो नहीं जानी। बस। और एक बात और याद है, वालिदैन की तरबियत में हम चूँकि तुमने बात ही छेड़ दी, बड़े डिफरेंट अंदाज़। आज तक मेरे जितने प्रोग्राम हुए हैं, वो पहले सियासत से शुरू हुए हैं, ऐसे ही। लेकिन इट इज़ अ वेरी डिफरेंट एंड हाँ, डिस्टिंग्विश इंटरव्यू, बिल पॉडकास्ट जो है। जी, देखिए तरबियत कैसी करते हैं। जी। वालिदा ने ये रिज़्क का सिखाया, हाँ, समझाया, डाला। एक वक़्त में मैं वकालत, मेरा दिल किया मैं वकालत छोड़ दूँ, लड़कों को पैसे देने हैं। तो मैंने, वालिद साहब बड़े मेहनती आदमी थे। एफएससी में मैंने ट्यूशनें पढ़ानी शुरू की। लॉ कॉलेज तक मैंने ट्यूशनें पढ़ाई, 50,000 रुपया पर मंथ उस वक़्त इनकम होती थी। ठीक है। जब मैं वकालत में आया तो हैंड टू माउथ हो गया, और मैंने कारोबार शुरू किया। कारोबार में नुकसान हो गया, पैसे नहीं होते थे पास। ये मैं तरबियत बता रहा हूँ जी, जी, रिज़्क जी। की। ये मैं बड़े इंटरेस्ट के साथ सुन रहा हूँ, ये टॉपिक तो वो हमारा कैस फ़ेवरेट है। तो क्या हुआ, मैं वालिदा से उधार माँग के जाया करता था, ₹100 चाहिए होता था उतना। ये बात कर रहा हूँ 93-94 की। तो वालिदा से पैसे लेने ₹100 चाहिए होता था, किराया चाहिए होता था। तकरीबन ₹14 जाने के, 14 आने के, ₹28 और कुछ 70 ₹60-70 के खाने के लिए। उसमें रात का खाना भी या नाश्ता भी आप ऐड कर लें, इतना महँगा हालात नहीं थे। जी। तो एक दिन मेरी जेब में 50 पैसे थे, वालिदा साहब से पैसे माँगे, वालिदा ने कहा नहीं है। मैं बैठ गया, दरवाज़ा किसी ने नॉक किया, मैं गुस्से में ना गया, मेरी वालिदा साहबा गईं, वापस आईं, एक ₹100 निकाला, जाके दे आईं उसको। अच्छा। मैं रो आँखों में मेरे आँसू, मैं कहा माँ भाई जो माँगने वाला कोई फ्रॉडी बहरूपिया होगा आप, अज़हर सिद्दीक तुम्हारा बेटा, ना वो शराबी है, ना वो ज़ानी है, ना वो
नस्वार लेता है, ना वो पान खाता है, ना वो सिगरेट पीता है, अपनी माशाल्लाह, मेहनत करता है। गुड। कहने लगी बेटा ये जो 100 रुपए है ना, ये 100 रुपए तुम्हारा नहीं है, ये किसके मुकद्दर था वो ले गया और तुम्हारा नहीं। मैं गुस्से में उठा, मैं क्या, रिज्क माँ खुद ही सिखाती है, रिज्क देने वाला रब है। मैं बाहर निकला, वैन में बैठना था, एक दोस्त मिल गया, किराया उसने दे दिया, स्टेशन चला गया, आगे मुरीद के तक वैन जानी थी, 10 रुपए किराया था, मैं पीछे बैठ गया, अच्छा, सो गया, मैं ड्रामा किया, मैं सो गया, काला शक्का को तो किसी ने पूछा नहीं। मैंने पूछा मुझसे किराया नहीं, आवाज आई वकील साहब थोड़ा किराया मैं देता है। अच्छा, मैं पहचानने की कोशिश कर रहा हूँ कौन है, कौन है? बस छोड़ें इस बात को। जब मुरीद के उतरे, मेरे कंधे पे कंधे हाथ रखा कि आए पहले खाना खा लें, बेहतरीन खाना खिलाया, मटन कढ़ाई बनाई, चिकन रोस्ट बनाया, 179 या 189 बिल था, अच्छा, वो दिया, आगे से तांगे का किराया दिया, मेरे से नंबर लिया, पेजर था मेरे पास उन दिनों 3203 और 6688 रखा था, पता नहीं 3203 शायद मेरा पेजर था। ठीक है। और वो लिया और चला गया। वो बंदा आज तक नहीं मुझे मिला। अच्छा, मैं वहाँ रात सोया, नींद में मेरे ज़हन में वहमो गुमान में नहीं था, रात काम करता रहा, बड़ा नुकसान। रात को मैं सो गया, रात मेरे ज़हन में ख्वाब आया कि माँ की गुस्ताखी कर रहे हो तुम। हाँ, अच्छा नहीं किया, पहुँच तो तू गया है ज़रा। सुबह मेरा एक दोस्त आया, पेजर में मैसेज दिया, वो कहता अब तैयार हो जाओ। उसने कहा मैं यहाँ आऊँगा, मुझे साथ पकड़ा, घर आ गया, दरवाज़ा खटखटाया, वालदा सामने थी, वालदा के पाँव में गिर गया। तो वालदा थपकी दे के कहती हैं, पुत्र समझ आ गई? हाँ, वो जेड़े पैसे सी वो तेरे नहीं सी। अब इनको कैसे पता? इनको कैसे पता? इसको कहते हैं तवक्कल। तवक्कल, अंग्रेजी में नाम आपको दे रहा हूँ, इसे कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तवक्कल जो आदमी करता है ना, तो मुझे सिखाया, मैं सिर्फ वैसे बात बता रहा हूँ आपको, तो इसलिए वालिदैन जो है ना, हाँ, रिज़्क का, ज़िल्लत का, इज़्ज़त का, प्यार का, मोहब्बत का, अल्लाह ताला मग़फ़िरत करे मेरी वालिदा साहबा के जन्नतुल फ़िरदौस में जगह दे, दर्जात बुलंद करे। बस ये, इसके बगैर कुछ नहीं। कुछ भी नहीं है। सर माशाल्लाह से काफ़ी हँसमुख हैं आप। आपके जितने इंटरव्यूज़ देखे हैं, बड़े पोलाइट अंदाज़ में बात करते हैं, लीनिएंट होके, क्या है? कोर्ट में मैं बड़ा सख्त हूँ। अच्छा, वो जज तो मेरा माइक तक बंद कराना कहते हैं कि माइक बंद कर दो, इसकी आवाज ही इतनी है। वहां तो बहुत वैसे मैं एक चीज सीख ली, एक दौर में था, जी, गरूर किस बात का करना, गरूर खा जाता है सब। ऐसे ही है बिल्कुल। मैं कहूँ मैं पता नहीं क्या चीज हूँ, मैं लोगों के लिए हूँ, उनके लिए मैं डर और खौफ रहना चाहिए, वरना गरूर नहीं। कुछ भी नहीं, और आपको हंसमुख होना चाहिए। बिल्कुल। मेरा कुछ जाता तो नहीं, मैं हंस के बोल लूंगा। हाँ, मुलाजमी से कभी सख्ती करता हूँ, हाँ, लेकिन बाद में एहसास होता है कि नहीं यार, ज्यादती कर ली है। जी, फिर कोशिश करता हूँ, लेकिन इसके बगैर कुछ नहीं है, हाँ। और लोग पसंद भी करते हैं। जी। सर आते हैं हम असल टॉपिक की तरफ। आपने जितनी खूबसूरती से ये इंट्रो और आगाज़ किया ना, मुझे यकीनन मुझे भी बहुत अच्छा लगा। चूँकि आपने वालिदैन का ज़िक्र किया है, तो हमारा भी फ़ेवरेट टॉपिक है। जिनके नहीं होते उनको पता होता है इन कदर का। सर कल के किस्से से ये आते हैं कि नवाज़ शरीफ साहब सदर बन गए। अब क्या होगा? ये सदर बन देखिए, गए। मैं एक बात बताऊँ आपको ना, नवाज़ शरीफ झूठ बहुत बोलता है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में बहुत से लोग झूठ बोलते हैं। हक़ाइक़ पता होने के बावजूद आप सच नहीं बताते। नवाज़ शरीफ साकिब निसार साहब के बारे में बातें करता रहा, जजेस के बारे में बातें करता रहा, सब झूठ है। पहले तो मैं बताता चलूँ, ये सिर्फ़ कार्रवाई नवाज़ शरीफ के खिलाफ क्यों शुरू हुई? पनामा में नाम आया था। और अज़हर सिद्दीक वो आदमी था कि जब पहले मामला ये नैब में ले गया, इमरान खान साहब ने तो बाद में पिटीशन ली थी। मैं तो मार्च में ले गया। जी, यहाँ लाहौर, ये मैं रिकॉर्ड पे बता रहा हूँ, मैंने नैब में से शिकायत दी। हाँ, लाहौर हाई कोर्ट बाकायदा सिंगल जज ने सुना, डिवीजन बेंच के पास चला गया, और मुझे याद है कि सितंबर में ऑर्डर हुई कि लार्जर, आज तक वो लार्जर बेंच नहीं बना, अच्छा, कह दिया कोर्ट ने। हुँ, सितंबर या नवंबर में मामला शुरू हुआ था, और पिटीशनें आई थी, जी, और नाम था उनका छुपाया हुआ था। पिटीशनें ये आई कि ये इनको नाअहल करार दिया जाए, नाअहल किया जाए। इन्होंने चीजें छुपाई हैं ये वाली जो जायदाद थी। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने 123 दिन की हियरिंग की। अच्छा, 5 मेंबर बेंच था। जस्टिस गुलजार, जस्टिस खोसा साहब ने कहा कि ये डिस्क्वालीफाई है, इन्हीं बुनियाद के ऊपर डिक्लेयर नहीं किया। हुँ, लेकिन 3 जजेस ने फेवर दी नवाज शरीफ को। आज मैं ये भी बता दूं आपको,
अच्छा। ये कहा जाता था कोई डील शील नहीं थी, हम्म। डील नवाज शरीफ की थी। अच्छा। उसको फेवर क्या दी गई? उन्होंने कहा 3 ने इसकी इंक्वायरी करें, जीआईटी बनी। अब जीआईटी में फायदा दिया गया इसको। जी जी। अब हुआ क्या उस जीआईटी में ना, एक अकामा निकल आया इनका, कंपनी निकल आई, मनी लॉन्ड्रिंग के लिए कंपनी बनाई थी। अकामा दुबई का ना आप ले सकते हैं ना मैं ले सकता। बिल्कुल। लेना तो मैं मुलाजम हूँगा या कारोबार। अगर मुलाजम हूँगा तो तनख्वाह देनी है तो उनके मुख्तलिफ इश्यूज हैं सारे लेबर डिपार्टमेंट के वाले। अब आप कुछ महीने तनख्वाह दे दी, कुछ महीने तनख्वाह ना दी। तनख्वाह ना दी वो तो कानून के मुताबिक रिसीवेबल है। आपने कब कहा कि मुफ्त रखना है? मुफ्त का तो आप मुलाजिम है ही नहीं। हाँ। और अल्टीमेटली वो चीज़ सामने आई, वो छुपा ली। 62(1)(f) का इतलाक हो गया। ये झूठ बोला के साकिब निसार, ये जस्टिस एजाज अफजल का फैसला था। 3 मेंबर बेंच, जस्टिस अजमत सईद और जस्टिस एजाजुल एहसन थे इसमें। ठीक हो गया। रिव्यू नजरसानी दायर की, उसमें भी साकिब निसार नहीं थे, जस्टिस साकिब निसार। उसमें पांचों जज बैठे, एतराज इन्होंने उठाया है। सबने कहा कि नजरसानी बनती नहीं, नजरसानी खारिज करने। अच्छा। तो नवाज शरीफ की तो सजा होगी। और वो उसमें चूंकि क्लैरिटी नहीं थी कि ताहियात है या नहीं, तो एक और केस आया समीउल्लाह बलोच वगैरह। उस केस में आके कहा, उस केस में जस्टिस साकिब निसार हेड कर रहे थे। जी। 5 जजमेंट लिखी जस्टिस उमरता बेनियाल ने। अच्छा। तो उन्होंने ताहियात नाअहल कहा। हाँ। वो नवाज शरीफ का केस तो नहीं था। अच्छा। और जस्टिस साकिब निसार ने तो नहीं लिखा था। जी अब जैसे साकिब निसार पे झूठ डालना, फ्रॉड, ये भी ज्यादती है। जी। और उसकी वजह ताहियात जब नाअहल हुए, तो जो अहल नहीं है इलेक्शन लड़ने का, वो पार्टी का अहदेदार नहीं बन, होते था। इसलिए वो नहीं बन सकते। जी। अब वो उसमें वो डिस्क्वालीफाई हो गए। डील हुई, अमानत के साथ डील हुई, डील के साथ पाकिस्तान में आए। और नैब ने जो सजाएं दी थी एवन फील्ड के हवाले से और अलजीजिया, वो डील की वजह से 10 साल की नाअहली थी, वो खत्म हुई। अब ये छोड़ दें इस बात जी को, जी। सदर बन गए हैं, बेवकूफ अब नहीं बन सकती कौम, मैं बता दूं आपको। हाँ। क्या आपको लगता है कि नवाज शरीफ साहब को माजी में जो उन्होंने गलतियां की, वो माजी से कुछ सीखना चाहिए या नहीं, या वो सीखा? सीखना नहीं, वो देखिए उसकी वजह ये है ना, एक आदमी का टारगेट क्या है। मेरा टारगेट है कि मैंने अमीर बनना है, मैं एक बात कर रहा हूँ, तो मैं उसी के गिर्द घूमूंगा, उसी के लिए हालात, वो माजी का सबक सीखने के लिए नहीं। यानी मिसाल के तौर पर एक दफा जब निकाल दें, तो दूसरी दफा जब लाना है तो कोई ना कोई बहाना तो बनाना है ना कि ये क्यों जी। है। जुल्फकार अली भुट्टो को गद्दार कहते रहे हम, हाँ। वो इस मुल्क से निकल ना सके। जुल्फकार अली आज आज जो यौम तकबीर का वो स्टेटस लेते फिर रहे हैं, वो जुल्फकार अली भुट्टो था। हाँ। उसने हेनरी किसिंजर को कहा था, वी विल ईट ग्रास एंड विल नॉट कंप्रोमाइज। मैंने वो ट्रायल पढ़ा है जुल्फकार अली भुट्टो साहब का। ये सबसे आसान है, कंप्रोमाइज आदमी है, हाँ। इजी एक्सेस है। पाकिस्तान में कौन सा सियासी लीडर है कि जिसके निधन मोदी से जराना हो? जी पाकिस्तान का कौन सा सियासी लीडर? साद रेरी जो डील कराई थी 10 सालों की, जी। अपना सऊदीज के साथ, हाँ। मुतहदा अरब अमारात के साथ, टर्की के साथ, वो किस बात की दोस्ती है? जी। वो क्या है? हाँ। वो कारोबारी है, जो कारोबार। मसाइल हैं चल रहे हैं। हाँ। जी। आपने पाकिस्तान के सियासतदानों का जिक्र किया। अगर मैं आपसे अजहर साहब ये सवाल करूं कि पाकिस्तान में अब इस वक्त जितने सियासतदान हमारे हैं, इनमें से कौन सा आपको, किसी भी पार्टी का हो, आपको लगता है कि ये लीड करेगा पाकिस्तान को, बेहतर कर सकता है और ये फेयर है अपने मुल्क के साथ? देखिए, वो इस वक्त तो मैं समझता हूँ इमरान खान के अलावा मुझे कोई शख्सियत नज़र नहीं आती। सेकंड टियर भी नज़र नहीं आती, थर्ड टियर है। अच्छा, थर्ड। पहले टियर पे इमरान खान के अलावा मुझे कोई नज़र नहीं आता। वो उसके इख्तिलाफ रहेगा, एस्टेब्लिशमेंट वो अपनी जगह पर है। पर मैं मुहिब वतन होने के हवाले से बात करता हूँ। एक मुस्लिम लीडर होने के हवाले से बात करता हूँ। सेकंड टियर में कोई नहीं, थर्ड टियर में चंद अच्छे लोग हैं। शायद खाकान अब्बासी है। मिफ्ता इस्माइल में मुझे बड़े एतराज़ात रहे, लेकिन मैंने देखा, मैं नून लीग से पहले बताता हूँ, फिर आप आ जाएँ जी ज़ुबैर से, बड़े इख्तिलाफ़ात रहे मुझे, लेकिन मैंने देखा, ये नून लीग में आ जाएँ, ये 3 लोग हैं, बाकी कोई नहीं है, सब ड्रामा है। अगर वो साथ थे, वो छोड़ गए पार्टी से। वो बलूचिस्तान से बलोच साहब थे, नाम मेरे ज़हन से निकल गया उनके, नून लीग से। अच्छा। फिर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में आ जाएँ। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में अच्छी शख्सियात हैं, उमर अय्यूब, हुमायूं, शहरयार अफरीदी, अली मोहम्मद मुराद खान। सईद, अली मोहम्मद खान, बहुत ज़बरदस्त है। बाकी वकला में लतीफ़ खोसा साहब हैं, शुएब शाहीन, अपना शेब शुएब शाहीन, शाहीन हाँ साहब हैं। शाहीन। बाकी और बहुत से लोग हैं। और पीपीपी में? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में रज़ा रब्बानी, लेकिन वो कंप्रोमाइज़ हो जाते हैं कई जी जगहों के ऊपर, जी। मैं बता दूँ आपको। ठीक है ना? वो मेरा
उनसे इख्तलाफ इस बारे में रहता है। वो बेनज़ीर से बड़ी लीडर उससे पहले जो अगर इमरान खान से पहले एरा में चले जाएँ तो बेनज़ीर से बड़ी लीडर कोई नहीं, अच्छा। ये मैं बता दूँ। अब बाकी जो है ना यानी मखदूम मफ़ीन फ़हीम अच्छे थे, कमर सियासतदान ज़मान कायरा? वो नहीं जी, नहीं सॉरी जी, वो सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं बड़ा बेहतर समझता था लेकिन नहीं, जब मिलने नॉर्मल वो तो नहीं बड़ा नफ़ीस। कंप्रोमाइज़्ड आदमी है माज़रत के साथ। ये सारे हमने पीडीएम 1 के दौर में देख लिया ना, तो इस मुल्क में जो सियासतदानों की नर्सरी थी ना, जो ग्रोथ थी वो हमने बंद कर दी। वो कैसे? स्टूडेंट यूनियन बंद कर दी हमने, वो बंद नहीं होनी चाहिए थी, मैं आज भी समझता हूँ। फिर उसके अलावा आपने लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस वो होने नहीं देते आप, जहाँ से ग्रोथ होनी थी, वो आपने रोक ली और सियासी जमातों में अजारादारी है। वो और ये तो इमरान खान की एक शख्सियत है जो करिश्मा है कि उनके करीब कोई फटकता नहीं है। वरना तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में भी कि आप देखें तो यहाँ भी कोशिश है बहुत से लोगों की अजारादारी कायम हो। वो तो इमरान खान है कि वो कायम नहीं होने देता। वरना आज भी ग्रुपिंग है, बहुत सा और यही और इसका नुकसान पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को किसी को रहे या ना रहे, कोई बात करे या ना करे, मैं तो उन लोगों में से हूँ जो बात करने वाला हूँ। ये तो इमरान खान की शख्सियत जोड़ के रखा हुआ है। जी, वरना पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में ऐसे लोग मौजूद हैं, जो अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ा मारते हैं हाँ, और वो तक़सीम की वो अपनी इजारादारी रखना चाहते हैं कि मैं हूँ, मेरे करीब के लोग ही वही सारे आगे हों। जी। और ये एक सिस्टम चलता रहता है। सर अब नवाज़ शरीफ साहब सदर बन गए। आपको क्या लगता है कि उनको सबसे पहला काम क्या करना चाहिए अब? उन्हें मैंने 5 जून 2023 को मैं मेरे घर पेट्रोल बमों से हमला हुआ था, आपको पता है। जी, फायरिंग की गई थी 13 अप्रैल 2023 को। जी, बेटी की शादी और वलीमे के लिए मैं गया था। इमरान रियाज़ के हवाले से मैं मामलात को देखा, बहुत चीज़ें मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ, मैं जब वहाँ था ना दोबारा, अब मुझे पाकिस्तान नहीं आने दिया गया। कई वजूहात थी, तो मैंने एक बात कही थी, पाकिस्तान को मिसाक पाकिस्तान की ज़रूरत है। जी, नवाज़ शरीफ को मिसाक पाकिस्तान करना चाहिए। ये छोड़ दे के इमरान को घर लेके जाना है। और ठीक है 9 मई में जुडिशल इंक्वायरी करा लो, जो जिसके साथ करना है वो कर दो। लेकिन ये वाला जो मामला है ना, अगर मुल्क को आगे लेके चलना है तो इमरान खान के साथ जाए, खुद मिले जाकर। जाए, इमरान खान के दरवाजे खुले होंगे, ऐसे मैं नहीं समझता कुछ से मसला होगा। और वो जो इमरान खान के साथ ज्यादतियाँ आपने पीडीएम 1.0, पीडीएम 0.5 निगरान हुकूमत की शक्ल में, पीडीएम 2 की शक्ल में जो आपने की हैं, वो भुगतते फिर रहे हैं। अल्लाह ताला नवाज शरीफ को हिदायत दे और उनको ये ख्याल आया कि वो मिसाक जमहूरियत पे तो अमल दरामद कर नहीं सके आप। आपने वो इमरान खान को गिराने के लिए वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेके आए, वो पैसा चला उसमें, उसमें बैरूनी एजेंडा था। अब साइफर के अंदर क्या था? ये सारी चीज़ें साथ शामिल हैं। अगर अब अगर नवाज़ शरीफ चाहे, तो ये मुल्क आगे जा सकता है, लेकिन अल्लाह करे अपना ज़िंदगी और मौत का तो रब को पता है। बिल्कुल, लेकिन वो मुल्क के लिए ये इकट्ठा हो जाए और तय कर ले, हाँ, हर इदारा अपने दायरे में रह के काम करेगा तो बहुत बेहतर हो जाए। बहुत बेहतर हो जाएगा। सर मुल्क की जो हमारी इस वक़्त सियासी सूरत-ए-हाल है, इनको मद्देनज़र रखते हुए अब आपको क्या लगता है, क्योंकि ज़्यादा गहरी नज़र आप लोगों की है, क्योंकि एक तो सर आप स्टडी करते हैं, आप लोगों की जो फ़ील्ड है, आप ज़्यादा बारीकी में चीज़ों को जानते हैं। अब ये जो मुल्क के जो मसाइल हैं, ये मुल्क हमारा कहाँ स्टैंड करता है, हम आगे ग्रो कैसे करेंगे, बेहतर कैसे हो सकता है हमारा मुल्क? देखिए, बड़ी ज़बरदस्त बात आपने की है, बहुत ज़बरदस्त बात आपने और बड़ी क्लैरिटी के साथ आप अगर चीज़ों को समझें, तो जी, आप बहुत समझ सकते हैं और अ, 4 चीज़ें बड़ी अहम हैं। सियासतदानों को अपने वोट की ताकत से जब आप ये कर देंगे ना, जो अवाम चाहती है ना, जो भी अवाम चाहती है, वो वोट सामने आए, सबसे पहला काम। दूसरा काम है अदालतों को खुद मुख्तार और आज़ाद, बनाएँ। और हमारी ब्यूरोक्रेसी बड़ी कंप्रोमाइज़। जी, हमेशा दौर के अंदर ज़्यादातर सियासतदान या अदालतें भुगतती हैं, ब्यूरोक्रेट आराम से बच जाता है। वो चूँकि डिक्टेटर का भी हामी होता है, ठीक है, और सिविल हुकूमतों का भी हामी होता है। वो अपने एडवांटेज और अपने अज़ाइम लेकर वो साथ चलता है। ये एक निज़ाम आपके सामने मौजूद है। फिर अगली जो बात है ना, हम बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ नहीं फ़राहम कर पाते। हमारी हुकूमतें सियासी तौर पर चीज़ों को देखती हैं, ये नहीं सोचती कि इन चीज़ों को हल कैसे करना है। तो उनके लिए एक मैकेनिज़्म, एक फ़ोरम होना चाहिए। अब आपका बिजली का अगला कंज़्यूमर कोड बना दिए। वो भाई कंज़्यूमर कोड तो रेमेडीज़ क्या बात कहना, पहले जो मसाइल हैं, बिजली का कनेक्शन नहीं मिलता, आपका ओवर बिलिंग हो गई है, ये छोटे-छोटे मसाइल के लिए आपको एक इस तरह की अथॉरिटीज़ बनानी पड़नी है, जवामत।
मुफ्त तालीम जो सबसे बड़ा हमने एजेंडा लिया था, वो हमने तबाह बर्बाद कर दिया। तालीम पे हम कंप्रोमाइज़ कर दिया हमने। हमारे यहाँ डॉक्टर, इंजीनियर पैदा नहीं हो रहे हैं। हम वहाँ पर सारे वो लोग पैदा कर रहे हैं जो कारोबारी लोग हैं। और वजह क्या है कि हमने इनको ऐसे माफियाज़ के हाथ में दे दी है, जो तबाही और बर्बादी की तरफ लेकर जा रहे हैं। और आखिरी जो बात है कि इस मुल्क में जो जज़्बा मुहिब्बुल वतनी है, वो ख़त्म होता जा रहा है, वो उजागर करने की ज़रूरत है। सर, सियासी तनाव जो है, इसका नुकसान क्या पीटीआई को होगा या मौजूदा हुकूमत को होगा? देखिए, ये सियासी तनाव का सबसे ज़्यादा नुकसान जो मैं समझ रहा हूँ, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने तो जितना नुकसान बर्दाश्त करना था, वो कर लिया है और वो कर रही है। सर, ये क्यों मिलने नहीं दिया जा रहा और सोशल मीडिया पे बैन हर मुझे थोड़ा-सा ज़ाहिर-सी बात है आपसे हम भी सीखेंगे। आप मुझे गाइड करें कि कोई हर चीज़ पे पाबंदी है, पीटीआई को ही ले लेते हैं। क्या वजह है इसकी सर? अच्छा, 2 चीज़ें ज़रा समझिएगा, मैं आपको पहले बता दूँ। वजह क्या है कि जना हमारे यहाँ जो हम बैनुल-अक़वामी एजेंसियों से, लोगों से बहुत इन्फ्लुएंस है। वो एक बात है, 2 बातें हैं या जो भी मर्ज़ी आप कहें, जिस तरह भी चीज़ों को लेकर जाएँ जी। और हम इंडिपेंडेंट होके नहीं आ रहे। तो मुख्तलिफ एजेंडाज़ हैं, यानी ये सारे जो है ना ये पुराने दौर के अंदर ये था, बर्बरियत का, आज देखें ना ये दौर, ये सारे पुराने दौर थे। हमने कहा है कि हम जो अपनी मर्ज़ी का चलाएँगे, मर्ज़ी का दिखाएँगे, सोशल मीडिया पाबंदी इसलिए है कि जो आप आवाम कहना चाहती है उसको आए ना आए, और मीडिया में भी पाबंदी इसीलिए है, अगर आप चीज़ों को समझें। फिर हम इन्हीं चीज़ों को आगे जब लेकर चलते हैं ना चीज़ों से, तो बहुत चीज़ें समझ में आती है। अदालतों के अंदर भी कंप्रोमाइज़ करने की कोशिश करते हैं। हम चाहते हैं कि पार्लियामेंट के अंदर भी और कानून साज़ी भी ऐसी की जाए, जो पर्सन स्पेसिफिक हो। बड़ी मैंने अभी नैब में जो तरमीम की है, नैब एक्ट में, इलेक्शन एक्ट में जो यहाँ ट्राइब्यूनल में जो फॉर्म 45 और 47 का सच सामने आ जाना था, 45 और 47 का, वो हाई कोर्ट में मेरिट पे डिसाइड होने थे। वो देखा ये तो काम खराब हो गया। उन्होंने कहा रिटायर्ड जजेस लगाओ, रिटायर्ड जजेस इसलिए लगाओ अपनी मर्ज़ी के फैसले लो। तो ये वो बुनियादी वजह है कि जिस तरफ तवज्जो नहीं दे पा रही सियासी जमातें, आज तवज्जो दें तो ये मसाइल हल हो जाएंगे। मसाइल हल हो जाएँगे। मेरे ख्याल से सर आपसे ज़्यादा बेहतर ये जवाब कोई नहीं दे सकेगा कि अब खान साहब का क्या होगा? अब ज़रा समझना है, बड़ी सीधी-सी बात है। इमरान खान साहब बहुत जल्द पाकिस्तान मैं देख रहा हूँ बाहर आ रहे हैं जेलों से। ठीक है। आप जो मर्ज़ी करते रहें, होना कुछ नहीं है इसका। और ये निज़ाम तभी ठीक होना है कि जब आप इमरान खान के बगैर नहीं ये निज़ाम चलना। तो ये छोड़ दें, ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग, ये सियासी जो तबाही हो रही है, इससे मुल्क का नुकसान हो रहा है। भई बैठ के गुफ्तो-शुनीद करें तब आगे लेके चलें। आगे लेके जाएँ। आपको लगता है कि क्या ये आपस में डील कर सकते हैं इमरान खान देखिए, मैं साहब को इमरान कोई खान डील का कायल तो नहीं है, ये मैं बता दूँ। नहीं है बिल्कुल। जितना मैं इमरान खान को जानता हूँ। जी, जी। इमरान खान वर्किंग रिलेशंस पे चल सकता है, चीज़ें बेहतरी की तरफ ले जा सकता है, लेकिन किसी डील का हिस्सा नहीं। सर क्या हुकूमत सियासी तौर पे इमरान खान को गिराने में नाकाम हो गई है जो अब घर और इनके इमारात गिराने पे आ गए हैं? अच्छा, बड़ी ज़बरदस्त बात की है, देखिए, ये पॉलिटिकल या कितने एक्यूमेन इतना होता है, इतनी बड़ी-बड़ी सियासी जमातें हैं, 85 के प्रोजेक्ट से चले आ रहे हैं, मुल्क का अब मुल्क लोग एतबार नहीं करते। इमरान खान के जब तहरीक-ए-अदम-ए-एतमाद आई थी, असेंबली डिसॉल्व कर दी थी ना, उस वक़्त शायद इलेक्शन करा लेते, जी। तो हालात बहुत मुख्तलिफ थे। मगर आपने इमरान खान को दीवार पे लगाने के लिए या बाकी चीज़ों के लाने के बाद आपने इतना कुछ कर दिया है ना, उसकी तबाही और बर्बादी अब आपको भुगतना पड़ेगी। और इमरान का आपने सियासी कद कद काट अब पाकिस्तान के करीब, मैंने जैसे बताया ना, सेकंड टियर है ही कोई नहीं। फर्स्ट टियर में इमरान खान है सिर्फ, सेकंड टियर कोई नहीं है। और थर्ड टियर में सियासतदान होंगे वो बोने-बोने से। नवाज़ शरीफ तो फोर्थ टियर में है, शहबाज शरीफ भी फोर्थ टियर में है, नवाज़ शरीफ को मैं थर्ड टियर में भी नहीं रखता। सर लास्ट मुलाकात आपकी खान साहब के साथ कब हुई? क्योंकि आप उनके वकील हैं, तो आप तो बड़े करीब भी हैं उनके। क्योंकि सोशल मीडिया पे देखने को ये आता है कि उन्होंने दाढ़ी भी रख ली है और उनका वो ज़हनी तौर पे भी थोड़े से डैमेज हो गए हैं। हकीकत क्या है सर? देखिए, मेरी मेरी इमरान खान साहब से मुलाकात डेढ़ महीने पहले हुई थी। 2 मुलाकातें मेरी और ऑर्गेनाइज़ हो सकी, लेकिन चूँकि केसेज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर से वहाँ से लेट फ़ारिग होके मैं जा नहीं सका। इंशाअल्लाह इस जुमे वाले जो ना अब कमिंग जुमा है, उस दिन मुलाकात होनी है। इमरान खान ने कोई दाढ़ी नहीं रखी। जी। माशाल्लाह सेहतमंद, पहले से ज़्यादा बहुत ज़बरदस्त, चुस्त व चवाना मैंने देखा उनको। और आपने वो देख लिया, तस्वीर लीक में भी आपने तस्वीर देख ली थी उनको।
इतनी याददाश्त तेज़ है उनकी, जितनी देर मैं रहा हूँ, जितनी गुफ्तगू हुई है, मैं बड़ा इम्प्रेस हुआ हुँ, और मैंने बहुत एन्जॉय किया है चीज़ों को। और अभी आप देख लेना, लोगों का ख़्याल था, लो इल्ज़ाम लगा कि जनाब पता नहीं कोई एडिक्शन करते हैं, इल्ज़ाम लगा पता नहीं क्या कुछ होता है, और इसको कहा जेल में गुज़ार नहीं सकेगा। मैंने पहले दिन कहा था कि 3 दिन तकलीफ़ के हैं, उसके बाद इमरान खान ही पकड़ा जाना है। नहीं पकड़ा जी। मैं खुद 26 दिन जेल में रह के आया हूँ, हाँ, लॉयर्स मूवमेंट में 2007 के अंदर। जी, मेरे ऊपर भी 7 एटीए के पर्चे थे, मैंने वक़्त बड़ा मुश्किल वक़्त गुज़ारा है। जी, तो लेकिन वो जेल जो है ना, वो हाँ, फिर जेल नहीं रहती, वो जी, फिर घर से ज़्यादा बड़ा हो जाता है। ऐसे ही। और इंसान यही समझ, यानी मेरा जेल ही नहीं था बाहर आने का। हाँ, वो तो इलेक्शन के हालात बने, जी, तो मैंने नॉमिनेशन पेपर दाखिल करा। इस वक़्त भी मैं बैरून मुल्क से पाकिस्तान अगर आ सका, तो इलेक्शन की वजह से आया, हाँ। वरना कहाँ आ सकते थे आप। सर आपने खान साहब से जब आपकी मुलाकात हुई 1.5 महीना पहले, तो आपने क्या पढ़ा उनको? कैसे पाया उनको? देखिए, एक तो बिल्कुल वही स्टाइल उनका, वही स्टाइल मिलना, याददाश्त एक-एक चीज़ मुझसे एक-एक चीज़ का पूछा मुझे। जी, बहुत सी चीज़ों का मैंने बताया उनको, फिर ये हालात, ये और बड़ी डिटेल में डिस्कशन, यानी मोहतरमा बुशरा बीबी साहबा के हवाले से मेरी उनसे भी मुलाकात उस दिन रही। जी, उनसे तो मेरी घर भी मुलाकात हो गई थी, जी, बल्कि उनसे तो मेरी 2-3 मुलाकातें हुई थी। ठीक है। जितना कंसर्न है ना, और वो और ये जोड़ा अल्लाह ताला इस जोड़ी को सलामत रखे, बड़ी कोशिश की तोड़ने की, वादा माफ़ बनाने की, किसको उसको नहीं, मलिक रियाज को बनाने की कोशिश की, आपने देख ली वो खड़ा हो गया। फरहाद शहज़ादी के पीछे 2.5 सालों से लगे हुए हैं, उनके बच्चों के नाम ईसीएल से निकलने नहीं दे रहे, आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें। सर पाकिस्तान के लिए आपको क्या लगता है सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? तो देखिए, मैं जो समझ रहा हूँ ना, पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा जो है ना, वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इस वक़्त, जी, और इकोनॉमिक ग्रोथ। मुआशी जो हालात है ना, यानी ये देखिए, यहाँ के ब्यूरोक्रेट और जो बाकी लोगों ने टैक्स एविजन करके खरबों रुपए की जायदादें ऐसे बनाई, ही। और आपका कर्जा उससे बहुत कम है। अगर आज आप चाहती हैं मुआशी हालात कंट्रोल करने के लिए, तो जिनसे आप कर्जों के लिए मिन्नतें करते हैं, उन्हें क्या जायदादों से पैसे दें, जी, वो रिकवर करके दें। और ये और ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जी। क्या एक ही गारंटी है, और उसका नाम इमरान खान है। उसके बगैर मैं नहीं देख रहा ये आ सकेगी, क्योंकि कंप्रोमाइज़ेज़ बहुत हैं, करप्शन बहुत बढ़ गई है, हालात आउट ऑफ कंट्रोल हैं, तो ये सारी चीज़ें इसी तरह होंगी। सर आखिरी सवाल, बड़ा अहम सवाल मेरे ज़हन में है। अब आप जैसे हर सवाल में आपका यही जवाब होता है कि जो भी है इमरान खान ही करेंगे। ज़िंदगी और मौत का भी पता नहीं चलता और हम कौन होते हैं कुछ कहने वाले किसी के बारे में। लेकिन लेट्स सपोज़ इमरान खान साहब नहीं रहते, तो फिर क्या होगा मुल्क का? देखिए, ये बड़ा, आज तक देयर इज़ नोबडी इनेविटेबल, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन सवाल है कि इसका जवाब मेरे रब के पास है। मेरा रब अगर एक इमरान खान नहीं है, तो उसकी जगह 10 इमरान खान पैदा कर देगा, ये याद रखिएगा। ये गलतफ़हमी या फ़ोहशफ़हमी है, पर मेरे रब ने जब तक इमरान खान को रखना है, वो है। चाहे गोलियाँ लगे, कुछ भी हो कुछ भी जाए। हो जाए, आपने देख लिया ना, क्या कुछ नहीं कर लिया आप, क्या कुछ नहीं कर लिया। लेकिन जिसे रब रखे उसे कौन, आप ज़रा कौन? गौर रखिएगा। हाँ, मेरा रब अगर उसके लिए आसानी पैदा कर रहा है, उसे इज़्ज़त से नवाज़ रहा है, तो ये तो मेरे रब ने फैसला करना है। ये अगर कोई और सोच समझ बैठे, कि अदालतें समझें या कोई और ताकतवर लोग समझें, हुँ, तो ये उनके बस में नहीं है। हाँ, ये सोचना होगा, समझना होगा, इस मुल्क को पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की ज़रूरत है। जी, और ये कोई फार्म 47 पे झगड़ा डालना, अपना घपला करके 200 केस बनाकर, इससे नहीं हल होगा। हुँ, ये जो भी सोच है, ये बिल्कुल गलत सोच है, गलत फहमियाँ मबनी है, जी। और ये ताकत के नशे से निकलने की ज़रूरत है, चीज़ों को आगे लेकर जाए। हम सर आप जैसे और हम जैसे लोग सिर्फ़ दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह हम सबको हिदायत दे और हमारे मुल्क को कामयाब करे अच्छा, और ऐसे लोगों के हाथों में जाएँ जिससे फ़ायदा हो, मुल्क आगे बढ़े। देखिए, उसमें तो अवाम ने वोट डाल दिया ना जी, इमरान वो तो खान डाल को, दिए। लेकिन फार्म 47 में क्या किया? वो अवाम ने तो नहीं फैसला किया। तो जिन लोगों ने फैसला किया, सोचना उनको है। फिर अवाम का मसला ये है, फिर अवाम अपने वोट पे पहरा नहीं देती है। यहाँ खड़ा होना चाहिए था, सड़कों पे निकलना चाहिए था। इमरान के खिलाफ एहतजाज करना चाहिए, इमरान का थोड़ा एहतजाज है, हम सब लोगों का एहतजाज है, ये सोच लें। सर डरे हुए हैं ना सारे। और ये तो फिर डर और खौफ तो उतारना है तो ना, ये तो उतारना डर और है। खौफ तो उतारना है। डर और खौफ उतरेगा, तो ये आगे जाएगा, फिर पकड़ा कोई नहीं जाएगा। तो जो फैसला अवाम करेगी, वही आगे होगा। दुआई यही करेंगे फिर कि अल्लाह पाक हम सबको हिदायत दे और इस मुल्क को रोज़ाना तरक्की के राह पे गामज़न करे। बहुत शुक्रिया सर,
ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। मुकद्दर खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।